VEI बायोलॉजी नाउ रेडी टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर। तो अब हम लोग अगले लेक्चर के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग को अगले लेक्चर में पढ़ना है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोग को बता दिया था कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक 2, सब टॉपिक 2, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या नाम है इसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने इसके फीचर्स को देखा था, मेरिट को देखा था, डीमेरिट्स को देखा था। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को NCERT यानी हमारे CBSE बोर्ड ने जो प्रोवाइड किया है, वह दो तरह से स्टडी करने के लिए हमको 2 पॉइंट्स के अनुरूप हम लोग को स्टडी करना है। जैसा कि हम लोगों ने पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे फेजेज ऑफ लाइफ है, और दूसरा है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्टडीड विथ 2 पॉइंट्स, वन ऑफ देम फेजेज ऑफ लाइफ, अनदर इज सेड टू बी इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने देख लिया कि नेचर में जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है, उसके लाइफ में कौन कौन सी फेजेज आता है, किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा तो उसके लाइफ में जो भी फेजेस आएंगे उसके बारे में यहाँ पर नॉलेज लेनी है। और दूसरा है कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी इवेंट्स है, फिनोमेना होता है, प्रोसेसेस होते हैं, उसके बारे में स्टडी करना है। तो हम लोगों ने देख लिया कि इसे हम 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया। फर्स्ट को हमने कह दिया फेजेज ऑफ लाइफ, और सेकंड को कहेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको बार बार बोलते हैं हम कि NCERT बुक पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों पर कम ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी NCERT बुक पर ध्यान दीजिएगा। हम एक एक पॉइंट्स को हम अपने NCERT के ही पॉइंट को हम ले रहे हैं और इसी को इलस्ट्रेट कर रहे हैं। यानी सही मायने में कहा जाए तो 100% कैच करके चलना है हम लोग को NCERT बुक को। और जब तक कि हम NCERT को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम बार बार कह रहे हैं कि इंटरेस्ट के पीछे ना चलें, इंट्रांस के पीछे चलें। हमेशा हम लोग को इंट्रांस के पीछे करना है। और हम कई बार बोल भी चुके हैं आप लोगों को कि जो भी हम लोगों ने देखा इंट्रांस में तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा NCERT से ही क्वेश्चन अराइज करता है। तो अब हम लोग देखेंगे फेजेज ऑफ लाइफ। हम लोग देखेंगे जनरली ह्यूमन बींग्स जो ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में रिसाइड्स करते हैं, ये सभी में देखे हैं कि हम लोगों ने अपनी एक मतलब सोशली टाइप से हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है, उस लाइफ को हम लोग कई स्टेजेस में बांट रखे हैं। हम लोग सभी जानते हो, कहते हैं बचपना है ये, दूसरा को कहते हैं ये किशोरावस्था है ये, तीसरा को हम लोग बोलते हैं ये युवावस्था है, और अंतिम वाले को कहते हैं वृद्धावस्था कहते हैं। लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोगों ने नेचर में जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, या तो प्लांट्स हो या तो फिर एनिमल हो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसके लाइफ की कई फेजेस में कैटेगराइज कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है, जो कि डिपेंड करता है उसकी मैच्योरिटी की और रिप्रोडक्शन पर निर्भर करता है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू maturity and involvement of in sexual reproduction। तो इन सभी बेसिस के आधार पर इसे हम लोग 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जैसे ही हम लोग का बर्थ होता है, ह्यूमन बींग्स का छोटा सा एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग, कि जैसे ही किसी बेबी का बर्थ होता है तो उस दिन से हम लोग इसके एज को या लाइफ स्पान को हम उसके धीरे धीरे जैसे जैसे उसके टाइम इंक्रीज करता जाता है, उसके स्टेजेस को हम लोग अलग अलग क्लासिफाई करते चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से जितने भी हमारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है,
और उन सभी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ फेजेज होती है उसे हम लोग 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है। हम लोग देखते हैं ह्यूमन बींग्स की खास तौर पर एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं तो 0 से 18 और 21st ईयर तक बॉडी की ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, और जैसे ही अगर 18 और 21st ईयर को कंप्लीट करता है तो हम लोग मैच्योर हो जाते हैं। और हमारी जो मैरिज जो ईयर्स बनाया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 18 और 21st है, ताकि उसमें मैच्योर हो जाता है। और मैच्योर होने के बाद हम लोग सेक्सुअली या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यह प्रोसेस यानी रिप्रोडक्शन की जो फिनोमेना होती है वो अगर मेल होता है, अगर कोई मेल है, ह्यूमन बींग्स का मेल है, तब तो वह लगातार 21st से लेकर के 100 ईयर्स तक वो रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज हुआ। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते ही हैं कि उसके बाद धीरे धीरे हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स और पार्ट्स हैं उसकी वर्किंग कैपेसिटी धीरे धीरे लूज़ करता जाता है। जैसे हमने सुना ही होगा, किसी का 3D कैमरा फेल हो जाता है, किसी का ईयरफोन ख़राब हो जाता है, किसी का हार्ट फेलुअर होना शुरू हो जाता है या काम करना बंद करना शुरू कर देता है, या धीरे धीरे हमारा किडनी भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो साइंटिस्ट है साइंटिफिकली नेचर के जितने भी एग्जिस्ट करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है उन सभी के बारे में कह रहे हैं। एसेक्सुअल नहीं, जो सेक्सुअल करता है उसके बारे में कह रहे हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है इन सभी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की फेजेस को 3 ग्रुप्स में हमने कैटेगराइज किया है। फर्स्ट, जिसमें कि बॉडी का ग्रोथ होता हो, ग्रोथ ऑफ बॉडी, ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो वैसे को हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव। 1 मिनट। यह बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट में भी होता है, और प्लांट भी हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो जब अगर प्लांट की बॉडी की अगर ग्रोथ होती है तो वैसे को कहते हैं हम लोग वेजिटेटिव फेज बोलेंगे, याद रखेंगे हम लोग। दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि व्हेन ग्रोथ ऑफ बॉडी ऑफ द प्लांट बॉडी सच फेज इज सेड टू बी वेजिटेटिव फेज। और यह टर्म जब भी हम यूज़ करेंगे तो सिर्फ प्लांट के लिए, यानी वेजिटेटिव फेज जब भी होगा तो सिर्फ प्लांट के लिए ही हम यूज करेंगे, कभी भी हम एनिमल्स के लिए नहीं करेंगे। लेकिन अदर हैंड अगर देखते हैं हम लोग तो एनिमल्स है, अगर एनिमल्स की बॉडी की ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होता है तो वैसे को कहते हैं जुवेनाइल फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जुवेनाइल फेज बोलेंगे। यानी हम लोगों ने देख लिया कि जो भी हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है अगर प्लांट में अगर होती है तो वैसे को वेजिटेटिव, अगर एनिमल्स में होता है तो वैसे को जुवेनाइल कहेंगे। दूसरा है, अगर जिस किसी एज में यानी फेज में कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है या कैपेबल होता है तो वैसे को कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। तो हम कहेंगे कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन, और ऐसे को कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे।
अगली बात देखेंगे, सभी लोग अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। और लास्ट है, मेरा पूरी की पूरी लेक्चर को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी के थ्रू हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और अन सभी का भी जो कॉपी होगा उन सभी से मैच करके देखेंगे कि क्या एक एक पॉइंट हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हमारी बस एम है इंट्रांस के लिए, इंटरेस्ट के लिए नहीं है। और इंटरेस्ट के लिए जो होते हैं वो 80% स्टूडेंट आजकल इंटरेस्ट के फिराक में रहता है कि कहाँ हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंट्रांस के फिराक में नहीं रहता है लोग। तो जब तक कि हम लोग का टेंशन इंट्रांस के लिए नहीं बनेगा तब तक हम लोग को कभी भी फेस नहीं कर पाएंगे हम लोग इंट्रांस को। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे इंट्रांस को। और फिर तो मेडिकल कॉलेज में ढेर सारा रहता ही है डीप से डीप पॉइंट को पढ़ने के लिए। इतना डीप से डीप रहता है कि बस 4 साल तक आप लोग पढ़ते रहिएगा और समझ में आता है। वहाँ एक एक सेल्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, उसका आगे पढ़िएगा तो। इसलिए कभी ना सोचें कि हम इंटरेस्ट के चक्कर में रहें। तो आगे देखते हैं। तो ये हमने देख लिया कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता हो तो वैसे को रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। और जब वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे तो वो डिफ़र कर जाता है। और इस तरह से हम लोग जान जाएंगे कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी वर्किंग कैपेसिटी जो डिपेंड कर जो उसके बॉडी का ऑर्गन्स का जो वर्किंग कैपेसिटी है वह धीरे धीरे लूज करता चला जाता है। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जब ये लूज कर जाता है वर्किंग कैपेसिटी तो फिर ये वर्किंग तो लॉस ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गन तो वैसे को हम लोग कहते हैं सेनासेंस फेज। तो वैसे को क्या बोलेंगे? सेनासेंस फेज बोलेंगे। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि नेचर में जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ की फेजेस को हम लोग 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट को कहेंगे जुवेनाइल फेज और वेजेटेटिव फेज, सेकंड को कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज और लास्ट को कहेंगे सेनासेंस फेज। अब हम लोग देखेंगे इसको हम डिफाइन करेंगे वेजेटेटिव और जुवेनाइल को। तो हम बताएंगे ना कि इज दैट फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म इन विच देयर बॉडी इज ग्रोज और डेवलप्ड, सच फेज इज सेड टू बी वेजेटेटिव और जुवेनाइल फेज। तो अब हम लोग देखेंगे जुवेनाइल फेज का फीचर्स को देखेंगे। तो फर्स्ट है जुवेनाइल फेज और वेजेटेटिव फेज। अब इसके फीचर्स को देखेंगे हम लोग। तो फीचर्स में देखेंगे
कि इस वेजेटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज में बॉडी की ग्रोथ होती है। तो हम कहेंगे ग्रोथ ऑफ बॉडी। सेकंड में हम लोग देखेंगे ऐसे स्टेज के दौरान जो भी हमारा ऑर्गन्स होता है, सेक्स ऑर्गन्स होता है और ऑर्गन्स होता है, वो फुल्ली मैच्योर्ड नहीं होता है। तो कहेंगे बॉडी ऑर्गन्स आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड। अगला देखेंगे ये जो भी हमारा ऑर्गेनिजम्स होता है जिसमें वेजेटेटिव या जुवेनाइल फेज कंप्लीट होता है, उन सभी की सेक्स ऑर्गन भी मैच्योर्ड नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पर हम बताएंगे कि ये गैमेटोजेनेसिस की भी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करता है। तो गैमेटोजेनेसिस इज नॉट परफॉर्म्ड। ठीक है, अगली बात देखेंगे। और ऐसे ऑर्गन जो भी सेक्स ऑर्गन होता है जैसे गोनाड्स है, टेस्टिस एंड ओवरीज हैं, इनके द्वारा जब गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, साथ साथ एम्ब्रायो का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि नेचर का जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें वेजिटेटिव और जो भी जुवेनाइल फेज को कंप्लीट करने वाला है उन सब का ये फीचर्स हो गए। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के रूप में, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही है जो हमारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। तो अगर ह्यूमन बींग्स की मेल की बात करते हैं हम ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल ले रहे हैं और ये मेल है और ये फीमेल की सिंबल है। तो मेल का देखते हैं कि इसका भी जो लाइफ स्पान हमने लिखा है 0 से 100 ईयर्स होता है और इसका भी 0 से 100 ईयर्स होता है। देखते हैं जो हम लोग को मैरिज एज जो प्रोवाइड किया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा या साइंटिस्ट के द्वारा, फीमेल के लिए 18 ईयर्स है और मेल के लिए 21 ईयर्स है। ये 18 ईयर्स से लेकर के कंटिन्यूसली 45 to 50 ईयर्स तक रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। लेकिन मेल के लिए कहा गया है कि ये 21 से कंटिन्यू अप टू 100 ईयर्स तक ये रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जैसे ही 70-80 के बीच जाता है ये फीमेल, तो ऐसी स्थिति में इसके सेक्स ऑर्गन की वर्किंग कैपेसिटी धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाता है। और सेक्स ऑर्गन का ही नहीं, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स और ऑर्गन्स हैं, सभी की वर्किंग कैपेसिटी धीरे धीरे लूज करना शुरू कर देता है। तो जब लूज होना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे ये ग्रेजुअली फिर इसकी डेथ होती है। तो इस फेज को यानी 45-50 के बाद इसकी एज स्लो होना शुरू हो जाता है। यह भी हमारा है 45 और 50 के बाद, इसमें भी धीरे धीरे इसकी वर्किंग कैपेसिटी घटना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो उसका 3D कैमरा डैमेज होना शुरू हो जाएगा, चश्मा लगाना पड़ेगा उसको। दूसरी बात, फिर उसका ईयरफोन डैमेज होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स ईयर का जो हियरिंग कैपेसिटी है धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी किडनी, लीवर और तरह तरह के सारे इंटरनल ऑर्गन्स के जो वर्किंग कैपेसिटी है लूज होगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 50 के बाद चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसकी ये सेनासेंस फेज होगी। ओके, ये क्या होगा? सेनासेंस फेज होगा। ये जो 18 से लेकर के 50 ईयर्स तक है या 21 से इतने तक है, जिसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे, ये रिप्रोडक्टिव फेज कहलाएगा। और ये जो 0 से 18 और 0 से 21 है, अगर प्लांट है तो वेजिटेटिव और एनिमल्स है तो जुवेनाइल। चूँकि ह्यूमन बींग्स का हम एग्जांपल लिए हैं तो इसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? जुवेनाइल का करेंगे। तो जुवेनाइल फेज होगा। अर्थात हम कह सकें कि ह्यूमन बींग्स का हमने एग्जांपल्स देख लिया
कि क्या जुवेनाइल से क्या रिप्रोडक्टिव फेज है और क्या सेनेसेंस फेज है, उसका एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख ली। ये हमने फीचर्स को देख लिया। अब आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का पढ़ना रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखेंगे रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है। सो अगला है रिप्रोडक्टिव फेज। देखेंगे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था, जुवेनाइल फेज के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। ये पढ़ना है हम लोग को। इसके बाद पढ़ना है हम लोग को सेनेसेंस फेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? सेनेसेंस फेज के बारे में पढ़ना है। तो जुवेनाइल हम लोग ने, तो रिप्रोडक्टिव फेज का हम लोग डिफिनेशन बताएंगे कि इज दैट फेज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म which are able to perform reproduction so that it is said to be reproductive phase। हम रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में हम लोग सभी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए देखेंगे तो अलग अलग होता है। तो हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स बोथ आर डेवलप्स डिफरेंट फॉर्म so that plants are develops as well as peculiar features are also develops different, whereas animals also perform different mode as well as method for the sexual reproduction or reproductive phase। तो जैसा कि हम लोग सभी जानेंगे कि जो भी हमारा प्लांट्स है और एनिमल्स है, इन दोनों में रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जो कि इस रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और सेक्स ऑर्गन को डेवलप करते हैं और ये डिफरेंट मेथड के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा अपने रिप्रोडक्टिव फेज को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे। अब पहला हम लोग का है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट, और दूसरा देखेंगे इन एनिमल्स। यानी एनिमल्स और प्लांट में अलग अलग यानी टू डिफरेंट टाइप्स के सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ ये मेथड को भी कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग प्लांट के बारे में। हम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कि रिप्रोडक्टिव फेज आते के साथ ही, यानी जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो उसमें कई तरह के उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाता है। मार्फोलॉजिकली भी चेंजेस होता है, फिजियोलॉजिकली भी चेंजेस होता है। और सबसे ज़्यादा तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजियोलॉजिकल, मार्फोलॉजिकल चेंजेस आता है। तो हम ठीक उसी तरह से प्लांट में भी देखेंगे कि इनमें भी रिप्रोडक्टिव फेज आती है, लेकिन यह रिप्रोडक्टिव फेज या डिफरेंट टाइप से ये इंडिकेट किया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ख़ास तौर पर हायर प्लांट्स हैं, उसमें जैसे ही मैच्योरिटी स्टेज आता है तो स्टार्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज। दैट मीन्स हम कहेंगे एंड ऑफ जुवेनाइल फेज इज़ बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। एंड ऑफ जुवेनाइल फेज इज बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। तो यह क्या है हमारा कि जुवेनाइल फेज जैसे ही लास्ट करता है यानी एंड करता है तो वैसे ही स्टार्ट हो जाता है कौन सा? रिप्रोडक्टिव फेज हो जाता है।
तो प्लांट में हम लोग देखा होगा कि जो हायर प्लांट्स है जैसे उसकी रिप्रोडक्टिव फेज आती है उसकी फ्लावर का डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसी फ्लावर में उसके मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं और इस तरह से वो आसानी पूर्वक अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप कर लेता है। कुछ ऐसा भी लोअर प्लांट्स है जिसमें कि सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो मेल और फीमेल जैसा बिहेव करता है। ऐसे को हम प्लस स्ट्रेन भी कहते हैं और माइनस स्ट्रेन भी कहते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे प्लांट्स हैं जिसके बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन होता है। तो कभी कभी ऐसा देखते हैं कि किसी प्लांट बॉडी पर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है। और इस तरह से हम लोग देख लिए कि इतने सारे हमारे प्लांट्स हैं जिसकी फीचर्स अलग अलग होती है। जिस प्लांट के बॉडी पर अगर दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं वैसे को हम लोग कहते हैं होमोथैलिक कहते हैं, और अगर टू डिफरेंट अगर बॉडी पर होता है लोअर प्लांट्स के तो उसको हेट्रोथैलिक कहते हैं। इतना ही नहीं कि अगर हायर प्लांट्स होता है तो वैसे के लिए वैसे फ्लावर जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन होता है तो उसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे, और दोनों फ्लावर्स मौजूद होंगे तो वैसे को बाइसेक्सुअल कहेंगे। लेकिन ऐसे दोनों प्लांट्स को हम लोग अलग अलग नाम से जानेंगे। जिस पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसे डायोसियस कहेंगे, और जिस पर बाइसेक्सुअल फ्लावर है वैसे को मोनोसियस प्लांट कहेंगे। दूसरी बात, हम एनिमल्स की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव फेज भी हमारे सभी एनिमल्स के द्वारा अलग अलग तरह से परफॉर्म किया जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज को रिप्रेजेंट्स किया जाता है। ये सभी जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो खासतौर पर जो कुछ इंसेक्ट्स है वो सिंगिंग एंड डांसिंग के द्वारा अपने रिप्रोडक्टिव फेज को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि हम हनी बी के बारे में जानेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो सिर्फ अपना डांसिंग के द्वारा, जैसे पिकॉक को देखेंगे, जैसे उसमें मैच्योरिटी स्टेज आता है वो पिकॉक डांस करना शुरू कर देती हैं, और इस तरह से दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में आता है और सेक्सुअल इवेंट्स में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक उस तरह से बहुत सारे ऐसे भी हमारे एनिमल्स हैं जो कि सभी के सभी अपना जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वह बॉडी अपना हीटिंग इफेक्ट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। खास तौर पर मैमल्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग के पास काऊ है, बफेलो है, डॉग है, हॉर्स है। जैसे इसके रिप्रोडक्टिव फेज आती है उसकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो रिप्रेजेंट करता है अपना रिप्रोडक्टिव फेज को। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी रिप्रोडक्टिव फेज को ब्लीडिंग के द्वारा वो रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि ह्यूमन्स बींग्स में देखते हैं जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स को छोड़ करके अन्य सभी जो एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, उन सभी को हम लोग ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। इतना ही नहीं, हम ये भी जान लेंगे कि ये सभी के सभी ऑर्गेनिज्म दो तरह से ये सभी के सभी ऑर्गेनिज्म अपनी जो रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है तो किसी खास स्पेसिफिक सीजन में ही रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। कुछ ऐसा भी हमारा ऑर्गेनिजम्स है जो कि किसी भी सीजन्स में वो आसानी पूर्वक रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। जो किसी स्पेसिफिक सीजन में अगर वो कंप्लीट करता है तो वैसे को कहते हैं सीजनल ब्रीडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? वैसे को सीजनल ब्रीडिंग कहेंगे। और जो किसी भी क्लाइमेट सीजन्स में अगर वह परफॉर्म करता है तो वैसे को कहते हैं कंटिन्यूअस। जैसा कि हम लोग सीजनल में देखे होंगे, अभी अभी हम लोग देखें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है। अभी अभी हम लोग का क्लास भी चल रहा है और अभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो फ्रूट्स दिख रहे हैं। क्या हम इस मैंगो फ्रूट्स के बारे में सोचें ये क्या इसका ऑफ स्प्रिंग है, उसके अंदर सीड है और वो सीड फिर एक न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाता है। तो हम कह सकेंगे ना कि जो भी हमारा मैंगो प्लांट्स है, यह मैंगो प्लांट्स का सीड और फ्रूट का जब भी डेवलपमेंट होता है तो इसी समर सीजन में होता है। तो हम कह सकेंगे कि मैंगो जब भी अपनी ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन की क्रिया को परफॉर्म करता है तो स्पेसिफिक सीजन में ही करता है, जिसको हम समर कहेंगे। ठीक उसी तरह से अभी देखें लीची था, लीची भी जब भी अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है तो वह भी किसी स्पेसिफिक सीजन में ही कर रहा है। दैट इज़ हम ये कहना चाहते हैं कि अभी उसकी देखें फ्रूट को तो अभी अवेलेबल है हमारे बाज़ार में। दैट मीन्स हम कह सकें कि यानी वह भी जो हमारा प्लांट है वह सीजनल ब्रीडिंग को परफॉर्म कर रहा है।
बहुत सारे जैसे ही देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोअर हमारा प्लांट्स है जो बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबली ग्रो करता है। दैट मीन्स वो रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर रहा है, यानी उसके लिए स्पेसिफिक सीजन जो होगा रेनी सीजन ही है। इस तरह से हम कह सकेंगे कि बहुत सारे नेचर के ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी खास स्पेसिफिक सीजन में ही रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। ऐसे को सीजनल बोलेंगे। ऐसे को क्या बोलेंगे? सीजनल। यानी अ फ्यू ऑफ देम ऑर्गेनिज्म ऑफ द नेचर which are always perform reproduction in a specific season so that it is said to be a specific, so that it is said to be seasonal breeding. लाइक में देख लिया, अभी हमने बहुत सारे को एग्जांपल्स बताया प्लांट में, जैसे मैंगो है, वीट है, ग्राम है, ये पैडी है, ये सब का सब, लीची है, ये सब का सब सीजनल प्लांट्स हुए या सीजनल ब्रीडर्स हुए। एनिमल्स में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सीजनल ब्रीडिंग को परफॉर्म करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास में गड्ढे में ज़्यादा से ज़्यादा डंक मारने वाली एक छोटी सी इंसेक्ट पाई जाती है जो हम लोग को हमेशा दिन हो या रात हो वो तबाह करता रहता है। ठीक है, दिन में मक्खी है, रात में मच्छर है। दोनों जो है सीजनल ब्रीडिंग परफॉर्म करता है, यानी हम कह सकेंगे यह दोनों को दोनों इंसेक्ट सीजनल ब्रीडिंग को ही परफॉर्म करता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिजम्स है जो सीजनल ब्रीडिंग को ही परफॉर्म करता है। दूसरा हमारा कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कंटिन्यू, चाहे तो वो रेनी सीजन हो, चाहे तो वो स्प्रिंग हो, चाहे तो विंटर हो, चाहे तो समर हो, कोई भी सीजन्स हो, उन सभी में अगर ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता हो तो वैसे को कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूअस से बना, तो इस तरह से को हम कहेंगे ये सब का सब कंटिन्यूअस ब्रीडिंग कहलाएगा। जैसा सबसे पहला एग्जांपल से ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स किसी भी सीजन्स में रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है, एबल होता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे हमारे पास एनिमल्स आप लोग देख रहे होंगे, काऊ है, बफेलो है, हॉर्स है, डॉग है, कैट है, ये सभी में सीजनल ब्रीडिंग्स नहीं होता है बल्कि कंटिन्यूअस ब्रीडिंग होता है। बहुत सारे हमारे ऐसे बड़े बड़े एनिमल्स हैं जो हमेशा कंटिन्यूअस को ही परफॉर्म करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि जो भी हमारे नेचर के ऑर्गेनिजम्स हैं वह दो तरह का ब्रीडिंग करता है, रिप्रोडक्शन करता है। पहला को सीजनल कहेंगे और दूसरा को कंटिन्यूअस कहेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।